तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में संघ व्यवस्था। इससे पहले हमने संघवाद को जाना है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत में संघ व्यवस्था कैसी है उसको जानेंगे। तो हमने पहले देखा, यानी कि सबसे पहले हमने ये देखा था इस चैप्टर में, या फिर इससे पहले वाले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जाना था। तो वो एक छोटे से देश है, यानी कि छोटा सा देश है यूरोप का। ठीक है। वहां पर भी विविधता इतनी कम थी, तब पर भी जो ये व्यवस्था है यानी संघ व्यवस्था, इसे अपनाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर यही बात आ जाए भारत में, यानी कि भारत की अगर बात की जाए, एक सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि अगर भारत जैसे विशाल देश में शासन करना हो, यानी संघ व्यवस्था के साथ, संघवाद के साथ, ये व्यवस्था अपनाने के साथ साथ शासन हो, यानी कि शासन जो व्यवस्था है वो संघ शासन हो, तो उस टाइम कितनी सारी समस्याएं आएगी, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। विविधता यानी कि बहुत सारे अंतर है। यहाँ पर धर्म, भाषा, क्षेत्र, बोलचाल, यानी कि बहुत सारे अंतर होने के साथ साथ ये व्यवस्था कैसे चलेगी, यानी देश में अपनाया जाएगा, या फिर सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा ये व्यवस्था, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो जब भारत आजाद हुआ, यानी कि भारत जब आजाद हुआ, तो हो रहा था उस टाइम कौन सा ईयर? 1947। 1947 में भारत हुआ आजाद। तो उस टाइम बहुत सारे स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। विलीन का मतलब होता है मिलना, ऐड होना। ठीक है। ऐड हो गए भारत में, जो भारत का हिस्सा था उसमें ऐड हो गए। अब रजवाड़े क्या होते हैं? जहां पर राजा वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो राजा का क्षेत्र होता है या क्षेत्र था, उसे रजवाड़े कहते थे, यानी कि राजा का राज्य। ठीक है। अब यहाँ पर स्वतंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ब्रिटिश शासन था 1947 के पहले, तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश के सीधे कंट्रोल में नहीं थे, यानी कि वहां पर राजा का शासन था, पर जो राजा थे वो केवल ब्रिटिश रूल का पालन कर रहे थे, यानी कि पूरा डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? राजा का था, ब्रिटिश का नहीं था। ठीक है। इसीलिए वो स्वतंत्र रजवाड़े थे और भारत में वो विलीन हो गए। कब? जब 1947 में देश आजाद हुआ, यानी ब्रिटिश से आजाद हुआ। अब यहाँ पर आता है भारतीय संविधान ने भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा है। यानी क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा है। संघ का मतलब होता है ग्रुप, जो कि हमने पहले के टॉपिक में जाना कि संघवाद क्या है। तो क्या है? संघ मतलब ग्रुप है। और भारतीय संविधान ने ये कहा है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, ग्रुप ऑफ स्टेट है। तो भारतीय संघ का गठन संघ शासन की व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। अब यहाँ पर आता है संघ शासन व्यवस्था की कुछ विशेषता, जो कि पहले टॉपिक में हमने जाना था कि यहाँ पर जो होता है, सरकार या फिर शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। जैसे कि पहला सेंट्रल था, दूसरा स्टेट था। ठीक है। और प्लस तीसरा आया था, वो थी तीसरे स्तर की सरकार, यानी कि स्थानीय सरकार। ठीक है। अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग अलग स्तर की सरकार की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो यानी कि सेंट्रल, स्टेट और तीसरे स्तर की सरकार यानी कि स्थानीय सरकार, वो करती है एक ही क्षेत्र में या फिर देश में और नागरिक समूह पर शासन करती है। यानी कि ये तीनों प्रकार की या तीनों जो स्तर है वो एक ही देश में और वहीं के नागरिक का पर उनका कंट्रोल होता है, यानी कि एक ही नागरिक समूह पर। ठीक है। चाहे वो स्टेट हो, यानी कि सेंट्रल हो, स्टेट हो, या फिर तीसरे स्तर की सरकार, उसका पूरा कंट्रोल यानी तीनों का कंट्रोल होगा एक ही नागरिक समूह यानी देश पर, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। अब स्टेट सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहा गया है, वो दूसरे स्तर की जो सरकार है वो अपने अपने स्टेट यानी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि झारखंड। तो यहाँ पर झारखंड को जैसे हम इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर झारखंड पर क्या किसका शासन होगा? स्टेट गवर्नमेंट किसकी होगी? झारखंड की होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल का भी शासन होगा, क्योंकि ये झारखंड जो है, ये झारखंड जो है या फिर कोई अन्य राज्य को भी हम ले ले, तो वो किसका है? एक भारत का एक हिस्सा है, यानी कि क्या है? राष्ट्र का एक हिस्सा है। और राष्ट्र पर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल का कंट्रोल है। ठीक है। सबको अपने अपने अधिकार है जिस पर सेंट्रल कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
पर अगर बात करें तो यह जो है वो भारत का हिस्सा है, तो भारतीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो शासन करेगी, और उसका पालन यानी कि उनके द्वारा जो कानून बनेगा उनका पालन करना होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए अलग अलग बनाई गई है, अलग अलग स्टेट के लिए। और जो सेंट्रल है वो केंद्र जो सरकार है वो पूरे केंद्र यानी कि पूरे देश में शासन करती है। ठीक है, अब विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित है, किसको क्या करना है, किसका काम क्या है, अधिकार क्या है, ये सारी चीजें बताई गई है। और उसकी यानी कि उसके अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी भी संविधान में ली गई है, यानी कि ये सारी चीजें संविधान में पहले से वर्णित है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही बदला जा सकता है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी चेंजेस अगर होगा, ठीक है, तो उसमें दोनों स्तर की सरकार यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके ही डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में भी दो स्तर की, तीन स्तर की सरकारें थी, एक डच थी, एक फ्रेंच था और एक था जर्मन। अब जर्मन की बात करें तो वह केवल 1% था, इसीलिए अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो डच और फ्रेंच थी। ठीक है, तो वहां पर जो कानून में चेंजेस हुए या फिर संशोधन किए गए थे, उसमें से एक संशोधन था कि जो केंद्र में मंत्रियों की जो संख्या होगी केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इक्वल होगी। और साथ ही साथ कोई भी चेंज होगा तो दोनों की सहमति चाहिए, यानी डच और फ्रेंच भाषी दोनों की, दोनों ग्रुप की सहमति होनी चाहिए, तभी चेंज होगा। कोई भी एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकता। वो सारे चेंजेस हुए थे वहां पर, और मुख्यतः चार संशोधन थे वहां पर। तो संघीय सरकार में अब यहाँ पर तीसरा नंबर आता है, संघीय सरकार में अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच यदि कोई विवाद हो तो उस टाइम जो डिसीजन मेकर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाएगा। अगर दोनों यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई भी विवाद हुआ तो उस टाइम डिसीजन लेने वाला होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सेंट्रल, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर संघ सरकार में यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कोई, क्योंकि संघ और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यहाँ पर शॉर्टकट सीजी लिखते हैं, ये एक ही है। अब अगर हम पहले के टॉपिक की बात करें तो संघ सरकार, केंद्र सरकार, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नाम है। और वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के भी नाम थे, क्षेत्र सरकार और प्रांत सरकार। और तीसरे स्तर की सरकार जो स्थानीय सरकार थी, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करती थी, इसीलिए बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर संघ सरकार में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत है। राजस्व का मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में अलग टॉपिक में बात करेंगे। अब आता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आता है संघ शासन व्यवस्था के दौरान जो उद्देश्य थे वहां पर था। उद्देश्य क्या क्या था, जो हमने पहले टॉपिक में भी कवर किया है, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। और दूसरा है इसके साथ क्षेत्र विविधता का पूरा सम्मान करना। अब यहाँ पर अगर भारत के साथ बेल्जियम की भी बात की जाए तो बेल्जियम में क्या था, तो बेल्जियम में भी विविधताओं का सम्मान हुआ, यानी कि समझदारी कहलाई उनकी। बेल्जियम की समझदारी में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी विविधताओं को अपनाया और देश में शासन शुरू किया, सत्ता की साझेदारी शुरू की। ठीक है, और इसके साथ क्षेत्र विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघ व्यवस्था के गठन कामकाज के लिए दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा हो, इस नियम में सहमति हो, और इनका एक दूसरे पर भरोसा हो, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र को माने, अपने अपने कार्यों को माने और सही तरीके से कार्य करे। ठीक है, अब आता है ये सारी जो बातें हैं वो भारतीय संविधान में वर्णित है पहले से। और ये सभी प्रावधान विभिन्न प्रावधानों पर लागू, ये सभी जो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, यानी भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से बटी हुई है, यानी किस तरह इसे सही तरीके से चलाया जा रहा है। अब संविधान में मौलिक रूप से, अब संविधान की बात करें तो वहां पर जब संविधान बना था ना, तो केवल जो सरकार के दो ही स्तर थे, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, एक होता है एक सीजी, एक होता है एसजी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को संघ सरकार, केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी दो नाम है, प्रांतीय और राज्य सरकार। और क्षेत्र सरकार भी
कहा जाता है। 3 नाम है इसके। पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कि पूरे भारतीय संघ पर कंट्रोल कौन करेगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने पहले ही जाना है। अब पंचायत और नगर पालिका, ये सारी जो चीजें है, पंचायत आता है गांव में, ठीक है। ये पंचायत जो है वो गांव में शासन करेगा, यानी स्थानीय सरकार का एक प्रकार है। और नगर पालिका शहरी क्षेत्र में, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीजें को संघ शासन के एक तीसरे स्तर के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। थर्ड पार्ट यही है, ठीक है। यानी तीसरा स्तर, जो सरकार का तीसरा स्तर है, वो स्थानीय सरकार है। जैसे कि एग्जाम्पल है पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्थानीय समस्याओं का सही टाइम पर समाधान हो, जिससे देश सही तरीके से चल सके। यानी कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, किसी भी संघ व्यवस्था की तरह अपने यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्था है। और अलग अलग क्षेत्र, यानी अलग अलग अधिकार क्षेत्र इनको दिए गए हैं। काम भी अलग है, अधिकार भी अलग है, और सभी क्या है, संविधान में वर्णित है। अब यहाँ पर जानेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का ये है कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा है। संविधान में जो केंद्र राज्य को जो भी काम दिए गए हैं, उस को 3 भागों में या 3 सूचियों में बांटा गया है। अब ये सूची है, विधायी अधिकार को 3 सूचियों में बांटा गया है। एक है संघ। संघ से हम ये जानते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, यानी कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। राज्य, जिसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का काम है। समवर्ती में कोई स्थानीय सरकार का काम नहीं है, ये दोनों मिल के डिसीजन लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं, संघ सूची में आते हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, ये राष्ट्रीय विषय आते हैं संघ सूची में, जिसमें डिसीजन लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सीजी। अब यहाँ पर आता है, देश के इन मामलों में एक तरह की नीति चाहिए, राष्ट्रीय मामलों में एक ही प्रकार की नीति चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सभी राष्ट्र के भाग है, सभी राज्य, तो सभी राष्ट्र के मामले हैं। पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई है, जो वहाँ की समस्या का समाधान करे। पर कुछ ऐसे भी काम हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिए गए, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र हो गया। ये सारी चीजें, वो क्या होता है, समवर्ती में आता है, या फिर सेंट्रल ही डिसीजन लेती है, ठीक है। देश को इन मामलों में एक ही तरह की नीति चाहिए। और ये सारी चीजें, यानी कि जो विदेशी व्यापार, ये सारी चीजों पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, डिसीजन लेने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है किसमें, सेंट्रल लिस्ट में आती है, केंद्र सूची में आती है। और ये जो डिसीजन लेगा वो केंद्र सरकार लेती है। और इसीलिए इन्हें डाला गया है केंद्र सूची में, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की नीति की आवश्यकता होती है। अब राज्य सूची, जहाँ पर होता है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है। अब इसे जानते हैं, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। वहां पर आते हैं, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय स्थानीय मामले या फिर स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय संदर्भ में सिर्फ राज्य सूची, सॉरी, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। अब यहाँ पर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती यानी कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके डिसीजन लेती है। समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, ठीक है। वन, मजदूर संघ, विवाह यानी मैरिज रिलेटेड जो भी कानून बनते हैं, और उत्तराधिकार जैसे विषय में केंद्र के साथ राज्य मिलकर क्या करती है, कंट्रोल करती है या फिर डिसीजन लेती है। अब यहाँ पर सूची में केंद्र और राज्य संबंधित कुछ सामान्य अधिकार रखे गए हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का ही है। लेकिन अगर कोई भी टकराव या बहस हुई तो उस टाइम जो डिसीजन लेगा वो होगा केंद्र सरकार, और वही कानून पारित होगा यानी लागू होगा, उसे ही मान्य माना जाएगा। कुछ ऐसे विषय जैसे कि, यानी कुछ ऐसे भी विषय आए जो संविधान बनने के बाद आए, ठीक है।
वो सारी चीज़ों पर जिसका कंट्रोल होगा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कंट्रोल होगा सी और जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट बात कि भारतीय संघ के सारे राज्यों को विशेष या फिर सेम अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे कि अगर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार इसलिए दिए गए क्योंकि ये अपनी जो विरासत है यानी संस्कृति विरासत सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखे, उसकी सुरक्षा कर सके। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तब तक ये समझते हैं कि विधायी अधिकार को जो सूची है यानी कितने विषय इसमें आते हैं। अब अगर केंद्र की बात करें यानी कि केंद्र सूची जो सेंट्रल लिस्ट की बात करें जहाँ पर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें आते हैं कितने सब्जेक्ट यानी कितने विषय आते हैं 100। अब ये यहाँ पर इन प्रेजेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर इन प्रेजेंट की बात की जा रही है कि अभी कितने विषय की संख्या है 100। पर इससे पहले यानी कि जब संविधान बना था ना 1947 के बाद, 1947 के बाद तब उस टाइम 97 सब्जेक्ट थे। यानी इसमें और 3 ऐड हो गए यानी संशोधन हुआ है, ठीक। पहले सबसे पहले 97 सब्जेक्ट थे, फिर अभी 100 विषय है। अब वही चीज राज्य सूची में भी देखने को मिलती है। राज्य सूची में क्या देखने को मिलता है कि राज्य सूची में पहले यानी जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या शासन चलता है वहां पर पहले जो विषय की संख्या थी वो थी 66, पर माइनस होके बन गई 61। यानी यहाँ पर भी संशोधन हुआ है। समवर्ती सूची में क्या हुआ है यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि समवर्ती सूची जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के डिसीजन लेती है वहां पर जो सूची में विषय की संख्या है वो 52 है, पर पहले कितनी थी 47 थी। यानी कि यहाँ पर क्या और विषय को जोड़ा गया है, पहले थी 47 अभी है 52। अब आता है जो यानी कि जो हमने नागालैंड मिजोरम के बारे में जाना भारतीय संविधान ने उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 के अनुसार उसके तहत नागालैंड मिजोरम जो अरुणाचल प्रदेश है इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। उनकी जो विशिष्ट सांस्कृतिक भूमि अधिकार और पारंपरिक कानून कानून और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा यानी कि जनजातीय विरासत को सुरक्षित करने के लिए 371 अनुच्छेद के तहत यह अधिकार उन्हें दिया है यानी विशेष अधिकार दिया है। इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार मिला है, यानी किसी को तो विशेष अधिकार मिला जैसे कि नागालैंड मिजोरम को, और कुछ को तो बहुत कम मिले। अब यहाँ पर आता है वो ऐसे छोटे इलाके हैं या फिर क्षेत्र कह सकते हैं जो अपने आकार के चलते ना ही वो स्वतंत्र प्रांत बन सके यानी कि प्रांत यानी कि स्टेट बन सके और ना ही उन्हें किसी भी स्टेट में ऐड किया गया विलीन किया गया, क्योंकि ये संभव नहीं था। अब एग्जाम्पल बात की जाए एग्जाम्पल लेते हैं तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ लक्षद्वीप उसके उदाहरण है और राजधानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है, वो भी इसी कोटि में आती है यानी ग्रुप में आती है। अब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये ना तो एक राज्य है और यहाँ पर राज्य ना होने के कारण इन्हें राज्यों के अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो शासन का अधिकार है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि इन्हें केंद्र शासित प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं दिए गए हैं। राज्यों वाले अधिकार इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि ये ना तो राज्य है और ना ही ये किसी भी राज्य का हिस्सा है, ठीक है। और इन इलाकों पर शासन चलाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सी और जी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमने कहा है इनका है और इन्हें कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर अगर बात करें कि भारत में 28 स्टेट हैं और
कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको बताना है, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि स्टेट की संख्या 28 है। तो अब केंद्र शासित कितने बचे ये आपको बताना है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच यहाँ पर सत्ता होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में। तो यहाँ पर सत्ता है, ठीक है। सत्ता का जो बंटवारा है वो भारत के जो संविधान की बुनियादी बात है, और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। केवल संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है, यानी संसद भी अकेले यह बदलाव नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार के परिवर्तन हेतु सदन दोनों संघ, जिस इसे हम सदन भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के दो सदन हैं, ठीक है, के 2/3 बहुमत चाहिए। यानी ये दोनों मिलके कितने वोट चाहिए, 2/3, और तभी ये पास होगा यानी स्वीकार होगा। और उसके बाद 28 स्टेट के 1/2 राज्यों की विधानसभा द्वारा पास करना आवश्यक है, तभी वो चेंज मुमकिन है। अब आता है संवैधानिक प्रावधान और कानून के क्रियान्वयन, उनकी देखरेख न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और शक्तियों के बंटवारे में जो संबंध में कोई भी शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद अगर होगा, तो फैसला उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए राजस्व राजस्व जिसे टैक्स कहते हैं, जो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट, जिनके बारे में हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। उगाही का मतलब होता है वसूलना, ठीक है, टैक्स को लेना, ठीक है, के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार दिया गया है, जो संविधान में वर्णित भी है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर होता है ये वाला टॉपिक खत्म, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था। तो हमने ये जाना कि सबको अलग अलग सूची यानी अलग अलग अधिकार अलग अलग कार्य दिए गए हैं, ठीक है। मान लो ये वाले जो पावर हमने पढ़ा था, सत्ता, वो 3 भागों में बटा था। अब जो गवर्नमेंट है यानी कि जी, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, ये भी 3 भागों में, एक सेंट्रल, एक स्टेट, और एक होता है स्थानीय सरकार, इनमें बांटा गया। तो ये इनके बीच क्या है, सब्जेक्ट भी बांटे गए। इनको अभी इन प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट दिया गया है जिस पर ये डिसीजन लेती है। ऐसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में कंट्रोल करती है, पर यहाँ पर इनके भी विषय निर्धारित है संविधान में। अगर स्टेट की बात करें तो वो कितने हैं, 97 मूल रूप से थे। ये 97 मूल रूप से इसके थे सेंट्रल के, ठीक है। अभी स्टेट की बात करें तो स्टेट में कितने विषय हैं, स्टेट में विषय की संख्या है 61। अब वही स्थानीय सरकार यहाँ पर कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्थानीय सरकार स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। अब यहाँ पर समवर्ती सूची आता है जिसमें दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेती है। समवर्ती सूची जो है वो उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेती है, ठीक है, ये प्लस का साइन है। तो ये दोनों मिलके कितने विषयों पर, 47 पहले था, पहले की जो सब्जेक्ट की संख्या थी, विषयों की संख्या वो 47 थी, और अभी इन प्रेजेंट कितनी है, 52 है, ठीक है, यानी कि और विषयों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि संघीय व्यवस्था में भारत में किस प्रकार से सभी कार्यों को, सभी अधिकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि सभी को सौंपा गया है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, यानी कि कमेंट करना। अब एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए तब तक के लिए बाय।